नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वज्रद्रेह में समास बताइए। बहुब्रीहि समास ऑप्शन ए सही है। इसका समास विग्रह जिनकी वज्र है जिनकी देह है। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचन रूपी अमृत ऑप्शन डी सही है। इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य या तो उपमेय उपमान का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का। यहाँ वचन उपमेय तथा अमृत उपमान है, अतः यहाँ कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अवतरणी अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता आदि हैं, जबकि अवतरणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। छपा ऑप्शन सी सही है। छपा बिजली का पर्यायवाची नहीं। बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी, चपला, तड़ित, विद्युत, चंचला, कौंधा आदि हैं। अगला प्रश्न, साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव ऑप्शन डी सही है। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव है। असहयोग का विलोम शब्द सहयोग है और वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य है। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय ऑप्शन बी सही है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है। व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है। अगला प्रश्न, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है। कुछ ऑप्शन सी सही है। किंचित का तत्सम किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द कुछ होता है। थोड़ा तद्भव है। इसका तत्सम शब्द स्तोक होता है। थोड़ा का स्तोक स्तोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निकृष्ट ऑप्शन सी सही है। निकृष्ट तत्सम शब्द निकृष्ट है। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण है। अटारी का तत्सम अट्टालिका तथा गहरा का तत्सम गंभीर होगा। अगला प्रश्न, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत कल्पांत में कौन सी संधि है। ऑप्शन सी सही है। दीर्घ संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निःकलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। निःकलंक निष्कलंक ऑप्शन डी सही है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। अगला प्रश्न, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अच्युत ऑप्शन ए सही है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द अच्युत है। न टूटने वाला अटूट न टूटने वाला अटूट। जो अपनी बात से न टले अटल। जो दिया न जा सके अदेय। अगला प्रश्न, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है खेचर ऑप्शन ए सही है। खेचर। अगला प्रश्न, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। रामा घर को जाती है ऑप्शन ए सही है। इस वाक्य में त्रुटि है। रामा घर को जाती है, इसका शुद्ध वाक्य होगा रामा घर जाती है। वाक्य में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग निरर्थक एवं त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए।
पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, इसका लिंग परिवर्तन एकाकी होगा। ऑप्शन सी सही है, एकाकी। एकाकी में इनी इनी एकाकी में इनी प्रत्यय लगाकर इसका स्त्रीलिंग रूप निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जनता। ऑप्शन बी सही है, जनता। जनता सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द है। पिता, नाना, चाचा, दादा आदि संबंध वाचक शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसका बहुवचन उन तथा वधु का बहुवचन वधुएं होगा। अगला प्रश्न, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त वाक्य में कर्म है। प्रथम पुरस्कार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अध्ययन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अंग। ऑप्शन सी सही है, अंग। अंग के अर्थ हैं भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, एक देश का नाम आदि। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर, सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे, बिडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य, विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र रूप में, कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके मन उसके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्ता मासहिम बिंदु मंडित मरकताभ स्वाद्वल जाल अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेमे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। कवि और प्रकृति। ऑप्शन बी सही है, कवि और प्रकृति। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। ऑप्शन सी सही है। प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बिडौल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया, वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। प्रबंध काव्य में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। धन्यवाद।